नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा रिपोर्ट जो ईपीएफओ ऑफिशियल्स ने अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया था। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है जिसमें एक चेयरमैन होता है और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और ये ईपीएफओ का गवर्निंग काउंसिल माना जाता है। अब दोस्तों ईपीएफओ को हर 6 महीने में एक रिपोर्ट अपने सीबीडी के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है और दोस्तों इसी रिपोर्ट में एक खास पेज भी ऐड किया जाता है जिसका नाम होता है स्टेटस ऑन हायर पेंशन। अब दोस्तों ये जो पेपर निकलता है इससे हमको एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया आती है कि ईपीएफओ की तरफ से क्या क्या एक्शन हायर पेंशन के ऊपर लिया गया है, ईपीएफओ का क्या क्या स्टैंड है डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे, और दोस्तों कुछ नंबर्स भी हमको मिलते हैं कि जहां पर ये बताया जाएगा कि अभी तक कितने एप्लीकेशंस मिले हुए हैं और कितने एप्लीकेशन सही तरह से प्रोसेस कर लिए चुके हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो हायर पेंशन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं कि हमारे काम की क्या क्या चीज है। तो दोस्तों वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके मतलब के हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है जिसके बारे में बार बार आप डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो नंबर्स हमको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट स्टैंड ईपीएफओ ने लिया हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द नोट प्रेजेंटेड बाय ईपीएफओ टू इट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑन हायर पेंशन। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहां पर दिख रहा होगा एक हेडलाइन जिसका नाम है आइटम नंबर 26 स्टेटस नोट ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4/11/2022 रिगार्डिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस। दोस्तों ये जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी 30 नवंबर 2024 को। तो दोस्तों अभी रिसेंट का ही अपडेट है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो इस नोट में दिया जाता है वो दिया जाता है पूरा बैकग्राउंड जो ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए बनाता है, क्योंकि दोस्तों सीबीटी में जो मेंबर्स आते जाते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लोग रिटायर होते रहते हैं, तो एक कंटिन्यूटी के लिए एक बेसिक स्टेटस अपडेट दिया जाता है कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या था जिसके बारे में हम डिस्कस किए। और दोस्तों इसका अगर सार में बताना चाहूं तो ईपीएफओ ये बताता है कि भाई हायर पेंशन नाम की एक चीज हुआ करती थी, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुआ करते थे केरला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया जिससे हायर पेंशन इंप्लीमेंट करने के लिए ईपीएफओ बाध्य हो गया। अब दोस्तों ईपीएफओ के इस नोट का सबसे पहला चीज जो हमको नोट करने की जरूरत है वो होगा पॉइंट 3.4, जहां पर द जजमेंट हैड गिवन 3 इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस दैट नीडेड टू बी कंप्लाइड विद। मतलब कि दोस्तों इस टेबल में ये बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट टाइमलाइन दिए थे और उसके ऊपर ईपीएफओ का स्टेटस क्या है। अब दोस्तों ये जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर ये लिया गया कि एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड बिफोर 1 सितंबर 2014 upon exercising option under paragraph 11(3) of EPS 1995 shall be covered by the provisions of the paragraph 11(3) of the pension scheme as it stood prior to the amendment 2014। और दोस्तों इसका टाइमलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो दिया था 30/12/2022 को, मतलब दिसंबर 22 खत्म होने से पहले ईपीएफओ को इसके ऊपर एक्शन लेना था। और ईपीएफओ ने दिया है कि इंस्ट्रक्शन डेटेड 29/12/2022 एंड 5/1/2023 issued calling for validation of joint options excited earlier. Online facility was provided initially till 3rd of March 23 and the time limit was extended thrice with the approval of competent authority. Final submission date was 11 July 2023 and timeline for employers was also extended on their request thrice with the approval of chairman CBT and the time limit has ended on 31/5/2024। तो दोस्तों अगर इसी बात को सीधी सीधी हिंदी में मैं आपको बताना चाहूं तो इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया कि भाई हायर पेंशन इंप्लीमेंट करो तो ईपीएफओ ने एक पोर्टल बना दिया जिसमें पहला जो उन्होंने टाइम लिमिट दिया था वो दिया था 3 मार्च तक का, जब तक लोग अप्लाई कर सकते थे। उसको एक्सटेंड करते करते जुलाई 2023 तक का उन्होंने टाइम दिया। और दोस्तों एम्प्लॉयर डेटा जो वेरिफिकेशन करना था उसका 3 बार एक्सटेंशन दिया और जो लास्ट एक्सटेंशन दिया गया था वो दिया गया था 31/5/2024 का। और दोस्तों ये जो एक्सटेंशन देते गए एम्प्लॉयर को, इसका रीजन जो है ईपीएफओ ने दिया है कि एम्प्लॉयर ने एक्सटेंशन मांगा था इसलिए हमने दिया। अब दोस्तों कितना सही है गलत है ये हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये वस्तु स्थिति है, ये ईपीएफओ यहां पर बताना चाहता है। जो दूसरा टाइमलाइन यहां पर मांगा है वो है फॉर एम्प्लॉइज who were in service on 1 September 2014 and continued in service on or after 1 September 2014 and did not exercise the option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of EPS 95। Further time period of 4 months was granted to exercise the option। तो दोस्तों ईपीएफओ यहां पर यह कहना चाहता है कि 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग सर्विस में थे और जो उसके बाद भी सर्विस में थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया था और उन्होंने जो पोर्टल बनाया था उसमें यह टाइम लिमिट ईपीएफओ ने कंसीडर की थी।
अब दोस्तों जो तीसरा एस्पेक्ट था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ईपीएफओ अगर हायर पेंशन पे हायर वेज लिमिट्स पे अगर पेंशन देने वाला है तो 1.16% सेंट्रल गवर्नमेंट डालती थी, और जब भी वेज सीलिंग तक गवर्नमेंट डालती थी और जब भी वेज सीलिंग के ऊपर जाने वाला था तो 1.16% जो था वो एम्प्लॉय से खुद रिकवर करना था ईपीएफओ को। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रिकवरी आप करने वाले 1.16% की, अभी आपका कोई भी रूल जो है इस चीज को वैलिडेट नहीं करता और इसलिए आप नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इनको 6 महीने का समय दिया था ईपीएफओ को कि वो चाहे तो अपने रूल्स को अमेंड कर सके और प्रॉपर अप्रूवल ले ले, उसके बाद ही एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा 1.16% वो डिमांड कर सकता है। और दोस्तों ईपीएफओ का कहना है कि गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 2061E डेटेड 3rd of May 2023 was issued by the government of India for regularizing the 1.16% additional contribution on salary exceeding rupees 15,000 per month। और दोस्तों इसी के ऊपर एक गैजेट नोटिफिकेशन सरकार ने निकाल दिया था जिसके तहत ईपीएफओ को यह हक दिया गया कि वो 1.16% एम्प्लॉय से रिकवर कर सकता है। ये यहां पर कहा गया। लेकिन दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को वायलेट कर रहा है। तो दोस्तों उसमें मैंने बताया था कि गैजेट नोटिफिकेशन ईपीएफओ ले सकता है लेकिन उसको बाद में पार्लियामेंट से रेक्टिफाई भी कराना होता है। ये रेक्टिफिकेशन ईपीएफओ ने अभी तक नहीं करवाया पार्लियामेंट के थ्रू, और दोस्तों इसीलिए इसको फिर से एक बार कोर्ट में चैलेंज जरूर किया जा सकता है और लोग शायद कर भी रहे होंगे। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमको नोट करना है वो ये है कि भाई ईपीएफओ ने मेंबर्स के लिए पोर्टल बना दिया, अब आगे क्या स्टेप ले रहा है। अब दोस्तों ईपीएफओ यहां पर 4.1 में ये बताता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी क्रिएट की गई थी और जिसके तहत 17.5 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ को आए थे फॉर हायर पेंशन। ओके, और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया जो लोग फॉर्म भरना चाहते थे उनके लिए 2 बार एक्सटेंशन दिया था टिल जुलाई 2023, और जो लोग एम्प्लॉयर के साइड पे थे एम्प्लॉयर को वेरिफिकेशन करने के लिए मई 2024 तक का दोस्तों एक्सटेंशन यहां पर दिया गया। और दोस्तों ईपीएफओ आगे यहां पर कहता है कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया गया था जिसके तहत भी लोग अगर कुछ भी ग्रीवेंस है तो वहां पर अपना ग्रीवेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक 9 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का दोस्तों आंसर भी ईपीएफओ ने दिया था। अब दोस्तों यहां पर वही चीज बताई जा रही है जो बार बार ईपीएफओ बोलता आ रहा है कि भाई हम काम कर रहे हैं, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोड है, और इसके लिए दोस्तों शायद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इनको एग्जैक्ट नंबर्स मांगे होंगे कि हर एप्लीकेशन का स्टेटस बता। तो दोस्तों नवंबर 2024 तक का जो स्टेटस था ईपीएफओ ने एक टेबल फॉर्मेट में दोस्तों सीबीटी को प्रेजेंट किया था जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे कि भाई टोटल एप्लीकेशन जो सबमिट हुए थे वो हुए थे 17,48,775, जिसमें से वो लोग जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे या पेंशनर ऑलरेडी बन चुके थे ईपीएस के, वो थे 4,10,043 नंबर। और दोस्तों जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद भी सर्विस में थे उनका फिगर था दोस्तों 13,38,732। अब दोस्तों ईपीएफओ ये कहता है कि नवंबर 2024 तक जो एप्लीकेशंस एम्प्लॉयर्स के पास पेंडिंग रह गए वो थे दोस्तों 1,39,461 फॉर द पीपल हु वर रिटायर्ड बिफोर 2014। और दोस्तों जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद भी सर्विस में थे ऐसे लोगों का जो एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन पेंडिंग है वो होगा 1,72,217। टोटल फिगर बनता है दोस्तों 3,11,678। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम लिमिट सेट किया गया था वो किया था 31 मई 2024। अब जहां तक मेरा समझना है कि ये जो 3,11,000 एप्लीकेशन ये जो अभी तक भी एम्प्लॉयर ने वेरीफाई अगर नहीं किए हुए हैं तो शायद ये खारिज ही हो जाएंगे। तो यहां पर ईपीएफओ हो सकता है कि इन लोगों का एप्लीकेशन पास ना करे और इनकी हायर पेंशन रिजेक्ट कर दी जाए। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा कोई फॉर्म एम्प्लॉयर के पास फंसा हुआ है तो आपको एम्प्लॉयर से बात करने की जरूरत है। तो दोस्तों ईपीएफओ के पास जो पहुंच गए फॉर्म्स, मतलब जो ईपीएफओ के हाथ में फाइनली फॉर्म आ गए वो कितने हैं 14,37,097 आए हुए हैं ना दोस्तों। अब इसमें से 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो गए उसमें से 2.7 लाख है और जो लोग 2014 के बाद रिटायर होने वाले उनका 11.66 लाख एप्लीकेशन है। अब इसमें से दोस्तों जो पहला फिगर हमने एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन का दिखाया था वो ये था कि भाई जो फॉर्म आगे ही नहीं आए, मतलब कि एप्लीकेशन एम्प्लॉइज ने भरी लेकिन वहां से पहली बारी वो फॉर्म कभी भी पहुंचे नहीं ईपीएफओ के पास। तो दोस्तों ये फॉर्म तो 100% 3,11,000 जो फॉर्म आपको यहां पर दिख रहा है ये 100% खारिज हो चुके हैं, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ को फॉर्म मिलने के बाद अगर ईपीएफओ को कुछ क्वेरी आती है तो ईपीएफओ क्लैरिफिकेशन के लिए एम्प्लॉयर के पास भेजता है। तो ऐसे टोटल 4,67,000
1000 फॉर्म्स दोस्तों अभी तक ईपीएफओ भेज चुका है। अब ऐसा नहीं कि फिगर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ईपीएफओ और भी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगा, तो हो सकता है कि और एम्प्लॉयर के पास वेरिफिकेशन के लिए जाए और वो डेटा वापस आ जाए। तो दोस्तों उसमें से अगर आप देखेंगे इन 4,67,000 एप्लीकेशन में से जो लोग 2014 के बाद रिटायर हुए उनके 4.02 लाख एप्लीकेशन है, और जो लोग 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनके 64,000 एप्लीकेशन है। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि एक्शन किस किस पे लिया गया। अब आप देखेंगे जो टोटल एप्लीकेशंस यहां पर ऑनलाइन फॉर्म में आए थे 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनसे, वो आए थे 4.1 लाख। और दोस्तों इसमें से जो वैलिड एप्लीकेशन जो एम्प्लॉयर ने फॉरवर्ड किए थे वो थे 2.7 लाख। अब दोस्तों आपको पता है उसमें से कितने पे डिमांड लेटर इशू किया गया? सिर्फ और सिर्फ 21 पे। अब दोस्तों ये 21 फिगर क्यों आया पता है? क्योंकि ये 2.7 लाख में से ऑलरेडी 1.9 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जा चुके हैं। अब दोस्तों और ईपीएफओ का कहना है कि अब ये फाइनल हो गया, अब इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि डिस्पोजल फॉर्मेट में चला गया। समझ गए? मतलब कि टोटल फॉर्म्स अगर एग्जामिन्ड अगर आप स्टेटस देखेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि जो फॉर्म एम्प्लॉयर के पास क्लैरिफिकेशन के लिए पड़े हुए हैं, जिसपे डिमांड लेटर इशू हो चुका है, जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, उन टोटल का फिगर पता है कितना होता है दोस्तों? 2.55। और अब ईपीएफओ कहता है कि सिर्फ 15,000 फॉर्म हमारे पास बचे हुए हैं जिसके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत है। और दोस्तों ये 21 में से भी सिर्फ 4 ही लोगों को अभी तक पीपीओ इशू हो चुका है। अब दोस्तों 2.7 लाख वैलिड एप्लीकेशंस कहां पर, और उसमें सिर्फ 21 में अगर डिमांड लेटर इशू हुआ है, तो आप इसका सक्सेस रेट देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। सक्सेस रेट इज 0.0001 है ना, अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज में आएगा, है ना। अब दोस्तों चलिए 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके थे उनके लिए बहुत सारे लिमिटेशंस थे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। हो सकता है कि यहां पर एक्शन थोड़ा सा कम लेने का एक जस्टिफाइड रीजन हो। अब चलते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि भाई जो लोग 2014 के बाद रिटायर हुए उनका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि जो वैलिड एप्लीकेशंस 2014 के बाद वाले लोगों का वहां पर पहुंचा था वो था 11.66 लाख, ओके, अप्रोक्सीमेटली। इसमें से दोस्तों 4 लाख एप्लीकेशन तो वापस भेज दिए गए एम्प्लॉयर के पास वेरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। डिमांड लेटर दोस्तों 1.19 लाख के ऊपर यहां पर ईपीएफओ ने इशू किए। रिजेक्ट जो कर दिए आउटवर्ड वो हो गए 69,767। और दोस्तों इसमें वो एप्लीकेशंस भी है जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की हम बात करेंगे थोड़ी जल्दी, ओके, लेकिन एज ऑफ नो इसमें वो एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो टोटल डिस्पोजल ईपीएफओ के हिसाब से हो चुका है 1.88 लाख एप्लीकेशंस का। मतलब कि अगर 11.66 लाख एप्लीकेशन इनके पास आए थे उसमें से 1.88 लाख एप्लीकेशंस यहां पर ईपीएफओ ने अप्रोक्सीमेटली प्रोसेस किए। मतलब मोटा मोटा तौर पर अगर आप देखेंगे तो 13-14% का दोस्तों यहां पर स्ट्राइक रेट रहा है ईपीएफओ का, जिसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लिया गया है। अब दोस्तों ये जो 5,91,000 एप्लीकेशंस यहां पर दिखाए जा रहे हैं, ये पता है क्या है? कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो ईपीएफओ ने कम से कम एक बार अपनी आंखों के नीचे से डाले हुए, जो एम्प्लॉयर को भेज दिए, कुछ पे इशू हो गया और कुछ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। ऐसे टोटल मिला के दोस्तों 5.91 के ऊपर इन्होंने अपना प्रोसेसिंग कर दिया। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 50% एप्लीकेशंस ईपीएफओ ने 2 साल में प्रोसेस किए, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। दोस्तों टोटल पीपीओ अभी तक कितने लोगों को इशू हुआ है? 16,278 लोगों को। मतलब कि जब 11% एप्लीकेशंस, जब 11 लाख एप्लीकेशन, 11.5 लाख एप्लीकेशन पीपीओ के पास आए, तो उसमें से सिर्फ 16,500 लोगों को अप्रोक्सीमेटली यहां पर पेंशन दी गई है, जिसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 1% से कम का है। मतलब कि दोस्तों जितने भी एप्लीकेशंस आए अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों को ही दोस्तों यहां पर टोटल पीपीओ इशू किए गए हैं फॉर हायर पेंशन। इस रेट से दोस्तों हम चल रहे हैं। अगर टोटल फिगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वैलिड एप्लीकेशन ईपीएफओ के पास आए थे वो थे 14.37 लाख एप्लीकेशन, और दोस्तों उसमें से कुछ जो रिजेक्ट कर दिया वो 2.6 लाख है। मतलब रिजेक्शन करने में ईपीएफओ का डेफिनेटली यहां पर महारत हासिल है, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट 20-25% का स्ट्राइक रेट इनका चल रहा है। लेकिन जब देने की बारी आती है पेंशन तो दोस्तों आपको 1% का भी स्ट्राइक रेट यहां पर दिख नहीं रहा है। ये फिगर्स दोस्तों यहां पर सामने आता है। दोस्तों मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एफिशिएंसी कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये उन्हीं फिगर्स के ऊपर है जो ईपीएफओ ने दिया हुआ है। अब दोस्तों हायर पेंशन के जो पेंशनर्स है ना, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेंशन रिजेक्ट कितने लोगों की हुई। उनको इस बात से मतलब है कि कितने लोगों का भैया यहां पर पीपीओ इशू हो रहा है। और दोस्तों वो फिगर का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है। दोस्तों फिर ईपीएफओ कहता है कि कहां कहां पर अभी केसेस चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पर केसेस चलनी चाहिए थी और केसेस चल भी रहे। तो दोस्तों जो पहला केस ईपीएफओ कहता है वो होता है कि हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, केरला और बहुत सारे पुडुचेरी के वगैरह जो हाईकोर्ट्स है वहां पर दोस्तों रिट पिटिशंस फाइल किए गए
okay, have been filed to put a stay on email dated 14/2/2024 issued by EPFO to calculate pension on pro rata basis. अब दोस्तों आप सबको पता होगा ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था 14 फरवरी 2024 को, जिसमें बोला था कि भाई पेंशन जो होगी प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। और दोस्तों उसको केरला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज के हाईकोर्ट में भी दोस्तों चैलेंज किया गया। वो ईपीएफओ कह रहा है कि ये केसेस अभी भी पेंडिंग है और इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से दोस्तों आगे के फैसले लिए जाएंगे। ईपीएफओ का ये भी कहना है दोस्तों यहाँ पर कि several honorable courts have directed EPFO to not to reduce the enhanced pension in case of members who retired pre-1/9/2014 without exercising option para 11(3) and got higher pension as per judgment of 4/10/2016 RC Gupta case but are ineligible as per honorable Supreme Court judgment dated 4/11/2022। दोस्तों मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो भी लोग 2014 के पहले रिटायर हुए थे उनको एक्चुअली हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, कोई प्रोविजन ही नहीं था उस टाइम पे। लेकिन आरसी गुप्ता केस दोस्तों 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप इनको हायर पेंशन दीजिए जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं। और दोस्तों ईपीएफओ ने उनकी हायर पेंशन शुरू की थी, तो उनकी एग्जिस्टिंग पेंशन 2000-3000 के रेंज में होगी, फिर हायर पेंशन बढ़ के 10-12 के रेंज में आ गई होगी। लेकिन जब 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके और उन्होंने कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटीज अगर फॉलो नहीं की है तो उनको पेंशन, हायर पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और दोस्तों ऐसे लोग थे 2016 में जिनकी पेंशन शुरू हो गई थी और 2022 में उनकी पेंशन ईपीएफओ ने फिर से बंद कर दी थी और कम करके ओरिजिनल पेंशन पे ला दिया था। और जो भी पैसा उन्होंने ईपीएफओ को रिफंड किया था वो भी उनके खाते में वापस डाल दिया गया था। तो दोस्तों ये जो केसेस चल रहे कोर्ट में वो इसलिए चल रहे कि भाई वो जो पेंशन बढ़ गई थी उसको उतना ही रखा जाए, उसको कम ना किया जाए। उसकी बात दोस्तों ईपीएफओ यहां पर कर रहा है। और दोस्तों इसके अलावा भी 1-2 केसेस और केरला हाईकोर्ट में चल रहे हैं जिसके अलग अलग कारण है, लेकिन ये मैक्सिमम जो केसेस दोस्तों ये 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है वो बनता है कि प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला सही पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। इसका दोस्तों मुझे भी बहुत देरी से इंतजार है कि भाई जल्दी से जल्दी है और लोगों को इसके ऊपर क्लैरिटी मिले। अब दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और लिटिगेशंस कोर्ट में जा रहे हैं या जा सकते हैं, ऐसा ईपीएफओ का कहना है जो यहां पर बताया। फर्दर देयर आर ऑनगोइंग लिटिगेशंस रिलेटेड टू अलाउइंग फिजिकल एप्लीकेशंस फॉर पेंशन ऑन हायर पेजेस। दोस्तों बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरा क्योंकि वो भर नहीं पाए, वो कंप्यूटर से भी नहीं थे, तो उन लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली है कि हमको हायर पेंशन फिजिकल फॉर्म में भरने के लिए एप्लीकेशन करने का मौका दिया जाए। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहां पर एस्टेब्लिशमेंट क्लोज्ड हो गई है या जहां पर वेज डिटेल्स ही मिसिंग है, तो उसके ऊपर भी दोस्तों ईपीएफओ ने कुछ फॉर्म रिजेक्ट किए होंगे, उसका लिटिगेशन चल रहा है। उसके बाद दोस्तों एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स का केस चल रहा है। दोस्तों ईपीएफओ ने कुछ केसेस में, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, सेल के केस में है, ये क्लियर बताया कि अगर आपका पीएफ ट्रस्ट ये अलाउ नहीं करता है कि आप वेज सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो दोस्तों आपको वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करने दिया जाएगा और आपको हायर पेंशन नहीं दी जाएगी। और इसके लिए दोस्तों बहुत सारे ट्रस्ट और उसके एम्प्लॉयज जो कोर्ट में गए, उसकी बात यहां पर ईपीएफओ कर रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने एक वीडियो लास्ट हफ्ते भी बनाया था, उसमें बताया था कि ईपीएफओ ने एक्चुअली जो रिफंड डिमांड है उसको एरियस के साथ कंप्लीट करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए। वो एडजस्टमेंट के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं, उसकी बात यहां पर ईपीएफओ कर रहा है। और सारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहिए हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करने के लिए, उसके लिए भी दोस्तों लोग केस में गए हुए। अब दोस्तों जो पॉइंट नंबर 7 में ईपीएफओ कहता है, ईपीएफओ यही बताता है कि भाई हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाए, उसके लिए डेटा चाहिए। हम एम्प्लॉयर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि डेटा जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि लोगों की पेंशन हम शुरू कर सके। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट पता है क्या कहता है? The adjustment netting of pension fund dues against the areas of pension is not permissible under the presently applicable accounting norms. The right to higher pension crystallizes only when the amounts due to the pension funds are received. Even the income tax system provides only for adjustment of excess tax paid in a year against the tax due in the subsequent years. अब दोस्तों यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि जो अमाउंट ड्यू आपको वापस करना है पीएफ फंड को, वो और एरियस को एडजस्ट कर लिया जाए। ईपीएफओ ये कहता है कि जो करंट अकाउंटिंग नॉर्म्स है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो हक है हायर पेंशन के लिए वो तभी क्रिस्टलाइज होता है, तभी मान्य धरा जाता है जब आप ड्यू अमाउंट वापस करते हो और उसके बाद जब आप ईपीएफओ को एप्लीकेशन देते हो और वो आपको एरियस वापस करता है, तभी दोस्तों ये अकाउंटिंग पूरी होती है। इसका मतलब कि अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो पहले आपको पैसा जमाना पड़ेगा,
ईपीएफओ को वापस देना पड़ेगा और बाद में एरियस आपको वापस दिया जाएगा। दोनों को एडजस्ट करने का कोई नॉर्म ईपीएफओ के पास नहीं है। और इसके लिए एग्जांपल पता है क्या दिया जा रहा है? इनकम टैक्स का, कि अगर आप किसी साल में इनकम टैक्स ज्यादा भर देते हो तो आप उस साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको एडजस्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों आपने कभी एक इनकम टैक्स रिफंड वाली बात सुनी है? जब भी आप इस साल का आईटीआर भरते हो तो आप आईटीआर में रिफंड क्लेम कर सकते हो और आपको इसी साल वो रिफंड आ भी जाता है दोस्तों। मतलब कि अगर 2023-24 में दोस्तों अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया गया मेरे तरफ से और मुझे अगर वो रिफंड लेना है तो मैं आईटीआर भरता हूं और मुझे 3-4 महीने के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों एफिशिएंटली वो टैक्स वापस भी कर देता है। तो जब ईपीएफओ इनकी बात कर रहा है कि भाई एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं करने देता है, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। तो भाई ये जो आईटी रिफंड आता है आईटीआर के फॉर्म में वो क्या आता है? और आपने कभी आईटी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी देखी? अगर आपने आईटी एप्लीकेशन फॉर्म किए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने के अंदर आपका एक्स्ट्रा भरा हुआ टैक्स भी रिफंड आ जाता है दोस्तों। तो ईपीएफओ इस तरह की एफिशिएंसी क्यों नहीं दिखा पा रहा है? जब ये रूल्स की बात कर रहे हैं इनकम टैक्स से मैच करने की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी क्यों नहीं मैच करने की बात कर रहे हैं? यहां पर सवाल मेरा ये आ जाता है दोस्तों। यहां पर पॉलिसी की बात नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी की बात है। क्योंकि आप जब अकाउंटिंग नॉर्म्स की बात आती है तो आप बहुत इजीली आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में टैली करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब एफिशिएंसी की बात आ रही है तो आप एफिशिएंसी उनकी क्यों नहीं मैच कर पा रहे हो? यहां पर एक सवाल ईपीएफओ के ऊपर डेफिनेटली उठता है। और दोस्तों इसका आंसर ईपीएफओ ने देना भी चाहिए। माना आपका एक स्टांस है, आप बिल्कुल उस पर सही हो सकते हो। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो भी आंसर आएगा सो आएगा उसका, है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जजमेंट देगी वो सबको मान्य भी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी और डिपार्टमेंट के रूल्स के साथ मैच कर रहे हो तो दोस्तों उनकी एफिशिएंसी भी मैच करने की कोशिश कीजिए। ये ईपीएफओ को यहां पर सीखने की जरूरत है ना। दूसरी बात दोस्तों, जो टीडीएस की बात होती है, ईपीएफओ कहता है कि जहां जहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा हम वहां पर कट करेंगे और यहां पर शायद ही किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि इनकम टैक्स रूल्स एकदम क्लियर कहता है अगर एक लिमिट के ऊपर आपका एरियस जाने वाला है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होना ही चाहिए और वो होगा ही। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ये जो हायर पेंशन दिया जाएगा इससे जो भी नुकसान ईपीएफओ को होगा या उसका जो इंपैक्ट ईपीएफओ के ऊपर होगा फाइनेंशियली, उसके लिए दोस्तों उन्होंने कुछ एक्चुअरीज नाम की कुछ बॉडीज को यहां पर अपॉइंट किया जो वैलिडेट करते, वैल्यूएशन करते फंड का और बाद में बताते कि फंड में जो पैसा है वो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। और दोस्तों पता है इनका एनालिसिस क्या निकलता है एक्चुअरीज का? एक्चुअरीज का एक्चुअल में कहना ये है कि जब तक पूरे फॉर्म सा प्रोसेस नहीं कर लेंगे हम उसके ऊपर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको कितने लोगों को एक्चुअल पेंशन देनी है हमको नहीं पता, तो हम इसके ऊपर किस तरह से एक्शन दें। लेकिन अगर मोटा मोटा तौर पर भी हम बताएं कि अभी तक अगर 38,000 एप्लीकेशंस का एक सैंपल बेस लिया जाए और उस सैंपल बेस को कैलकुलेट किया जाए तो एक्चुअरीज का कहना है कि हर इंसान के ऊपर ईपीएफओ को 25 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है। ये जो काले अक्षर आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसमें ईपीएफओ का कहना है। और दोस्तों अगर सारी एप्लीकेशंस जितने दिए गए उसमें से अगर 50% भी एप्लीकेशंस सही फॉर्म हो जाता है, मतलब कि जो हमने यहां पर फिगर दिखा था दोस्तों कि भाई टोटल वैलिड 14.37 लाख एप्लीकेशन आए थे, इसमें से अगर 7 लाख लोगों को भी दोस्तों अगर हायर पेंशन इशू हो जाती है तो ईपीएफओ को पता है कितना बर्डन पड़ेगा? ऐसा ईपीएफओ कह रहा है वो पड़ेगा 1,86,920 करोड़ रुपीस का। ईपीएफओ कहना है कि हायर पेंशन स्कीम उनके लिए घाटे का सौदा है और अगर 50% लोगों को भी हायर पेंशन एप्लीकेबल हो जाती है तो 1.86 लाख करोड़ का दोस्तों यहां पर ईपीएफओ का फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए होगा या फंड में से दोस्तों ये पैसा निकल जाएगा। और इसीलिए शायद ईपीएफओ इन सब चीजों को स्लोली करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे जब ये फिगर दिए जा रहे हैं तो ईपीएफओ ने एक दो एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे इतना नुकसान हो सकता है। चलिए देखते हैं। यहां पर दोस्तों ईपीएफओ ने एक एग्जांपल दिया एम्प्लॉय 1 का। समझ लीजिए ये एम्प्लॉय 1960 में पैदा हुए थे, इन्होंने 1987 में ईपीएफ को ज्वाइन किया था तो ईपीएस को भी ज्वाइन किया था और ईपीएस वैसे आपको पता है कि 1995 से होता है वैसे, है ना। और इनका डेट ऑफ एग्जिट 2018 का था। अब हायर पेंशन मिलने से पहले इनको तकरीबन 3,000 रुपए की पेंशन मिलती थी और हायर पेंशन हो जाने के बाद में इनको तकरीबन 19,600 के आसपास की पेंशन मिलेगी। अब ये बोल रहे हैं कि समझ लीजिए इनका जो पीपीओ था जुलाई 2024 में इशू हो गया तो इनके हिसाब से जो इनकी पेंशन बढ़ी वो बढ़ी तकरीबन 16,500 की और जो इनको पैसा वापस करना था ईपीएफओ को वो था 6,02,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली और एरियस जो इनको इश्यू होने वाला था वो था 12.09,000। ओके, मतलब तकरीबन 12,10,000 के आसपास का दोस्तों इनको एरियस मिलने वाला था। तो जो इमीडिएट लॉस होगा इस एरियस और जो पैसा वापस एम्प्लॉय करने वाला उसमें तकरीबन 6,06,000 का लॉस होगा। और दोस्तों अगर ऐसा व्यक्ति 84 इयर्स तक जिंदा रह जाता है तो ईपीएफओ कह रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर टोटल 45.48 लाख रुपीस का दोस्तों यहां पर ईपीएफओ को नुकसान होने वाला है। उसी में दोस्तों अगर कोई बंदा 1962 में ज्वाइन हुआ था, 1986 में उसने सर्विस ज्वाइन की, 2019 में वो रिटायर हो गया या उसकी पेंशन स्टार्ट हो गई, ईपीएस से एग्जिट हो गया,
तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की 3,500 रुपए की एक्चुअल पेंशन बन रही थी वेज सीलिंग के हिसाब से, लेकिन हायर पेंशन के हिसाब से इनकी पेंशन बन रही है 16,500 रुपीज। अब दोस्तों जो इमीडिएट नुकसान ईपीएफओ को होने वाला है वो होगा कि भाई पैसा हायर पेंशन के लिए जो वापस करेगा एम्प्लॉय वो होगा 6,02,000 रुपए का, और जो एरियस उसको मिलेगा वो होगा 6,97,000 का। तो जो एरियस एडजस्ट करने में जो इमीडिएट नुकसान होगा वो होगा 95,632 रुपीज का। और इस बंदे की लाइफ साइकिल में जो दोस्तों जो इनको नुकसान होगा वो होगा 34,29,000 का अप्रोक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पर उनको नुकसान होगा। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जो लोग 2014 से लेके 2024 तक रिटायर हुए दोस्तों उनको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ईपीएफओ को। जो लोग 2024 के बाद रिटायर हो गए उनके ऊपर ईपीएफओ को खर्चा कम होगा क्योंकि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दोस्तों ईपीएफओ को ज्यादा मिलेगा और इसलिए शायद यहाँ पर रिकवरी भी कम होने वाली है और इसलिए नुकसान भी ईपीएफओ को कम होगा। लेकिन अगर मोटा मोटा तौर पर हम पकड़े तो जो 25 लाख का फिगर ईपीएफओ ने यहां पर दिया है कि हर बंदे के ऊपर उनको नुकसान होगा, वो शायद ईपीएफओ के कैलकुलेशन जो भी ईपीएफओ ने किए होंगे उनके हिसाब से वो सही दिख रहा है यहाँ पर एज ऑफ नो। अब वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है वो तो एक्चुअरीज बताएंगे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा जब भी ऐसे केसेस जाएंगे ईपीएफओ के पास। लेकिन दोस्तों यहां पर ईपीएफओ का बिल्कुल क्लियर कहना है कि भाई हमको हायर पेंशन में हर व्यक्ति पे नुकसान होने वाला है, उसके लिए तकरीबन 1.89 लाख करोड़ का सपोर्ट लगने वाला है। और शायद इसीलिए दोस्तों ईपीएफओ धीरे धीरे यहाँ पर स्टेप्स ले रहा है क्योंकि वो ये पैसा लाया कहां से जाए ये बड़ा सवाल ईपीएफओ के ऊपर हो सकता है। हमको इस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कितना देर वेट करना पड़ेगा ये ईपीएफओ जल्दी से जल्दी डिसाइड करे, क्योंकि भाई अनलिमिटेड टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। अगर आप अनलिमिटेड टाइम ले रहे हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मतलब ही क्या रह जाता है, क्योंकि अगर लोग पेंशन लेने वाले मर ही जाएंगे तो उसके बाद आप पेंशन देके क्या फायदा होगा, है ना। तो दोस्तों यहां पर ईपीएफओ को थोड़ी जल्दी करने की जरूरत है। अब दोस्तों जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स की बात यहां पर ईपीएफओ कर रहा था वहां पर इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर का एग्जांपल दिया है और यहां पर ये बोल रहे हैं कि आप अगर इनके ट्रस्ट रूल्स का ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे ओके कि फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर each month under rule 11 above, part of contribution representing 8.33% of the employee's pay shall be remitted by the employer to the employee's pension fund within 15 days of the close of every month by a separate bank draft or check on the account employees pension fund contribution in such manner as may be specified in this behalf by the regional provident fund commissioner। दोस्तों ये मैं क्लॉज आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि ईपीएफओ बहुत सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को ये बोल रहा है कि आपके ट्रस्ट रूल अलाउ नहीं करते हायर पेंशन के लिए, हायर कंट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो ये पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेते कि हिंदुस्तान कॉपर का जो पैराग्राफ इन्होंने यहां पर दिया वो किस तरह से एग्जाम्पल दिया गया। The cost of remittance, if any, shall be borne by the employer, provided that where the pay of the member exceeds rupees 6,500 per month, the contribution payable by the employer be limited to the amount of his pay of rupees 6,500 only। और दोस्तों ये 6,500 का उस टाइम पे लिमिट था। The balance of the employer's contribution after remittance of the contribution to the employee's pension fund shall be credited to the member's individual account. The establishment shall not be liable to make any contribution in respect of the voluntary contribution, if any, made by the member to the provident fund under Rule 10 herein before। ये जो दोस्तों आखिरी लाइन है ना, यही यहाँ पर सारे exempted establishments के लिए खतरा बन गई है। The establishment shall not be liable to make any contribution in the respect of the voluntary contribution in any made by the member to the provident fund Rule 10A herein before। अब दोस्तों यहाँ पर पता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड जो ईपीएफओ मिस कर जा रहा है पता है क्या है? एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट बी लायबल टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिशमेंट को एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है? नहीं, ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज को करने के लिए बोला है। और जब एम्प्लॉयज ऐसे ट्रस्ट का कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है तो एस्टेब्लिशमेंट अगर मना भी कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? और एस्टेब्लिशमेंट मना कर रहा है तो क्या एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं करना चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉयज तो विलिंगली कर पा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्लियरली बोला था कि ये जजमेंट जो है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को भी अप्लीकेबल होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जजमेंट एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को अप्लीकेबल होता है और एम्प्लॉयज चाहे तो वॉलंटरीली अपना पैसा दे सकते हैं, तो दोस्तों क्या भारत का कोई भी ऐसा रूल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर जाके मान्य किया जाएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही। और दोस्तों जैसे हमको समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे ट्रस्ट को भी समझ में नहीं आ रही, तो वो लोग गए हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, तो केस का खुलासा जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। इसके ऊपर डेफिनेटली मेरा ऐसा भरोसा है कि पॉजिटिवली एम्प्लॉयज के फेवर में फैसला आने की चांसेस है। बट एज ऑफ नो ईपीएफओ ने दोस्तों इस लाइन को यूज कर यहाँ पर ट्रस्ट को रोक दिया गया कि आपके एम्प्लॉयज को हम हायर पेंशन नहीं देंगे, जबकि यहां पर बात एस्टेब्लिशमेंट की गई है, एम्प्लॉयज की नहीं की गई है। और ये मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए सही पार्टी नहीं जजमेंट देने का। इसका जजमेंट तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही दे सकते हैं और उनका जो भी वर्डिक्ट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा वो सर्वमान्य होगा। ये बिल्कुल आम बात में जाहिर है।
तो दोस्तों फाइनली जो भी फिगर्स ईपीएफओ ने यहां पर दिए गए, अगर उसकी बात आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई अभी तक जो ईपीएफओ का स्ट्राइक रेट रहा है पीपीओ इशू करने का 1% से भी कम का है। रिजेक्शन का स्ट्राइक रेट लेकिन दोस्तों 25% का है। बिल्कुल उसमें ईपीएफओ को थपथपाना चाहिए कि बढ़िया तरह से एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्राइक रेट देने का है वो बहुत कम है। वो बस अभी तक 14 लाख एप्लीकेशंस में से सिर्फ 16,000 एप्लीकेशंस ही यहां पर प्रोसेस हो चुके हैं। और ईपीएफओ दोस्तों एरियस के साथ में डिफरेंट ड्यूज का एडजस्टमेंट नहीं करने वाला, ईपीएफओ ने यहां पर क्लियर कर दिया और शायद कोर्ट ही इसका फैसला देगा कि अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो पता है मैं आपके लिए क्यों लाया था, ताकि ईपीएफओ जो भी अपनी गवर्निंग बॉडीज को एक खुलासा देता है या उनके सामने अपनी पेशकश रखता है रिपोर्ट की, वो आपको पता होनी चाहिए कि ईपीएफओ का स्टैंड क्या है। बहुत सारे स्टैंड दोस्तों यहां पर क्लियर हुए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपके जिंदगी में एक वैलिडेशन किया होगा। ये वीडियो दोस्तों किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था, किसी पॉलिसी पे टिप्पणी देने के लिए नहीं था। ये वीडियो इसलिए था कि आपको पता चले कि अभी तक का ईपीएफओ का क्या मानना है और ईपीएफओ अपने मैनेजिंग काउंसिल को या गवर्निंग काउंसिल को किस तरह से यहां पर अपनी रिपोर्ट दे रहा है और उसके ऊपर किस तरह का उनका पोजीशन है, वो हमको क्लियर हो जाएगा। कुछ हमारे फेवर में है, कुछ हमारे फेवर में नहीं है, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्याय है, जल्दी से जल्दी डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सीनियर सिटीजन्स को अनलिमिटेड समय तक वेट ना करना पड़े अपनी हायर पेंशन का चेहरा देखने के लिए। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं यहां पर क्लोज करता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी आपको रिलेवेंट लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपका भी कुछ व्यू होगा, कुछ ओपिनियन होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि डिस्कशंस होनी चाहिए। डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं कि जब हर कोई अपना अपना व्यू रख पाता है तभी दोस्तों डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। और इसी राइट को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी इंश्योर करता है टाइम टू टाइम से। और दोस्तों हमको पूरा भरोसा है कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो एम्प्लॉयज की तरफ से वेलफेयर ओरिएंटेड तरीके से दोस्तों यहां पर डिसीजन देगा। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में वैल्यूडेशन लगा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।